हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। यह इस चैप्टर का 7वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 6 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम इन 6 पार्ट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं वायुदाब, वायुदाब का महत्व, वायुदाब का वितरण, वायुदाब का ऋतुगत वितरण, पवन और पवनों के प्रकार। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा पवनों के प्रकार। देखिए, पूरे अर्थ पर इन 3 ही तरह की पवनें पाई जाती हैं। ठीक है जी। जो पहले प्रकार की पवनें वो है भूमंडलीय पवन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं। दूसरा है मौसमी पवनें, जिसको हम सीजनल विंड बोलते हैं। तीसरा है स्थानीय पवनें, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स हम इसे बोलते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था कि ये जो हमारे जो भूमंडलीय पवनें हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। इनके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है जी। जो पहला जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा ट्रेड विंड्स। ठीक है जी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सनमार्गी पवनें। दूसरा होता है वेस्टर्लाइज विंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पछुआ पवनें। और तीसरा होता है पोलर विंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ट्रेड विंड्स के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं कि वेस्टर्लाइज विंड्स क्या होती है, यानी कि पछुआ पवनों को हम जानेंगे और जानेंगे ध्रुवीय पवनों के बारे में भी। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पछुआ पवनों को जानने से पहले, वेस्टर्लाइज विंड्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक जो हमने जो क्लियर करवाया था ट्रेड विंड्स के बारे में, तो हम उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फिर देखिए, जैसे कि आपको पता है इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन, यानी कि हम इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से जैसे आप ऊपर की तरफ चलोगे तो ये है हमारा नदर्न हेमिस्फेयर, आप नीचे की ओर आओगे तो ये है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो आपको ये जो चीजें दिख रही हैं, जैसे कि ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है जी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो ये इस तरह के कुछ जोन हैं। कहीं पर हाई प्रेशर होगा तो कहीं पर लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए, इनकी जो लोकेशन है जो नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है, वही लोकेशन आपको सदर्न हेमिस्फेयर में भी देखने को मिलेगी। हवाओं के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो चेंजेस मैं आपको बताता चलूंगा। अब देखिए, जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा, और जो चेंजेस नहीं होंगे तो जैसा नदर्न हेमिस्फेयर में एक्टिविटी हो रही है वैसी ही एक्टिविटी सदर्न हेमिस्फेयर में भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था ट्रेड विंड्स के बारे में। तो देखिए, इसकी जो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या लोकेशन है, इसकी है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है जी। तो इसकी यही सेम टू सेम जो लोकेशन है वो आपको सदर्न हेमिस्फेयर में भी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। जैसे कि ये जो ट्रेड विंड जो शुरू होती है ये होती है 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर से लेकर के 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर तक। ठीक है जी। तो इनकी क्या है, लोकेशन बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर होने वाली है। अब जो हवाओं में जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। चलिए फिर, अब देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि देखिए जो मेन जो प्रिंसिपल है, जो मेन जो बेसिक जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत कौन से हैं कि जो हवाएं जो हमेशा जो चलती हैं वो चलेंगी हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर। अब देखिए, ये मैं आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये मेन प्रिंसिपल अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको इसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है और 100% आपको कंफ्यूजन होगी भी। ठीक है जी। तो फिर ये मेन प्रिंसिपल ध्यान दीजिए कि जो हमेशा जो हवाओं की जो मूवमेंट होती है, जो पवन जो चलते हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पर हवाएं चलेंगी। ठीक है जी। चलिए फिर, अब देखिए यहाँ पर जो हवाएं जो चलती हैं, हम यहाँ पर ट्रेड विंड्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसकी जो लोकेशन क्या मैंने आपको बताई थी, ये थी 5 डिग्री नदर्न हेमिस्फेयर से लेकर 30 डिग्री नदर्न हेमिस्फेयर तक। अब देखिए, यहाँ पर जो हवाएं जो चलेंगी वो कहाँ से चलेंगी, ये वाली बेल्ट देखिए, ये वाली बेल्ट क्या है, ये बेल्ट है हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है जी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और नीचे की ओर देखिए, नीचे ये क्या है, यहाँ पर है लो प्रेशर, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब देखिए, जो हवाएं कहाँ चलेंगी, वो चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है जी। यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ तक हवाएं चलेंगी।
और ऐसा ही जो एकदम जो सेम टू सेम जो प्रिंसिपल है वो दोनों ही हेमिस्फेयर में यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए हाई प्रेशर यहाँ पर कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है 30 डिग्री साउथ में, यहाँ पर हाई प्रेशर है। अब देखिए अब ये जो हाई प्रेशर जो मेन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि भाई हवा चलती है हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की ओर। अब हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो हवाएं कहाँ चलेंगी, लो प्रेशर की ओर। लो प्रेशर कहाँ है, यह है इक्वेटर की तरफ। ठीक है जी, चलिए फिर ये तो हो गया हमारी ट्रेड विंड्स। अब हम यहाँ पर जानते हैं वेस्टर्लाइज विंड्स के बारे में। तो देखिए जैसे कि आपको मालूम था कि जो ट्रेड विंड्स है इसकी लोकेशन कहाँ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री आपको इक्वेटर पर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और सेम टू सेम यही लोकेशन होने वाली सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी। ठीक है जी, अब जैसे ही आप 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाते हो, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है जी, अब ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन आती है वेस्टर्लाइज विंड्स की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पछुआ पवनी। और यही लोकेशन सेम टू सेम आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरिया, जो कि ये कहाँ पर होती है 30 डिग्री साउथ में आपके। ठीक है जी, और इसकी जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये होती है आपकी 60 से 65 डिग्री के आसपास। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आपको 60 डिग्री आपको मैं यहाँ पर बता करके चल रहा हूँ। तो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में आपको वेस्टर्लाइज विंड की लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो फिर सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। वेस्टर्लाइज विंड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये होती है 30 डिग्री नॉर्थ के अंदर, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है जी, और यही सेम टू सेम यहाँ पर भी होती है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है जी, ये हमारी वेस्टर्लाइज विंड। तो ये तो होगी हमारी लोकेशन। अब हम एक और बेसिक प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था। तो देखिए हमने पढ़ा था फैरेल का नियम। अब देखिए फैरेल का नियम क्या बोलता है, फैरेल के अगर आपको नहीं पता कि फैरेल का नियम क्या होता है तो आपको लास्ट वीडियो के अंदर देखिए कि फैरेल का नियम होता क्या है। तो देखिए जो फैरेल जो भाई साहब है वो कहते हैं कि जो हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है नदर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो कोरियोलिस जो बल है, ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर जो हवाएं मुड़ती हैं राइट की ओर। ठीक है जी, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो हवाएं जो मुड़ती हैं वो मुड़ती हैं लेफ्ट की ओर। अब देखिए कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल एक ऐसा बल होता है कि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है जी, वो अपनी अक्ष पर क्या करता है, वो घूमता है। तो घूमने के कारण हवाएं मुड़ जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल बोलते हैं। अभी हवाएं नॉर्थ में मुड़ती है कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में मुड़ती है कहाँ पर, राइट की तरफ। तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर में मुड़ती है लेफ्ट की तरफ। ठीक है जी, अब जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाओं की जो डायरेक्शन है, ठीक है जी, वो चेंज हो जाती है, और जो सदर्न में भी हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन इसके अंदर एक आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हवाएं जो मुड़ती हैं वो मुड़ती है राइट की तरफ, यहाँ पर मुड़ती है लेफ्ट की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो हवाओं की जो डायरेक्शन होती है, चाहे हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें, ठीक है जी, यहाँ की बात कर लें, चाहे हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें, यहाँ पर जो हवाएं जो मुड़ती है वो मुड़ती हैं वेस्ट की तरफ। कहाँ पे मुड़ती है, वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम की ओर यहाँ पर हवाएं मुड़ती हैं, जिसके कारण इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्लाइज विंड हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर नदर्न और सदर्न दोनों के अंदर ही ये वेस्ट की ओर हवाएं मुड़ती है, जिसकी वजह से इन हवाओं को हम बोलते हैं पछुआ पवनें, यानी कि वेस्टर्लाइज विंड्स। चलिए फिर अब जरा हम पीडीएफ की तरफ जाते हैं और समझते हैं वहां से। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। जैसे कि ये जो हमारी जो पछुआ पवनें होती है, ठीक है जी, जो हमारी जो वेस्टर्लाइज विंड्स होती हैं, ये एक प्रेशर बेल्ट से दूसरे प्रेशर बेल्ट की ओर ये क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि देखिए यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये जाती है कहाँ पर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ही जाती है। तो एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध की ओर ये जाती है।
चलिए फिर यहाँ पर क्या है, यह दोनों गोलार्ध, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है 30 डिग्री या 40 डिग्री। तो देखिए ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, या तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री मान लीजिए, ठीक है जी। तो इसकी ये जो लोकेशन जो हो सकती है, कभी कभार 30 डिग्री हो जाती है तो कभी कभार 40 डिग्री हो जाती है। तो अगर आप इसका एक एवरेज लेकर के चले तो एवरेज आप 30 डिग्री ही लेकर के चले, आप 30 डिग्री ही लेकर के चले, ठीक है जी। तो इनकी जो लोकेशन क्या है वो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक इनकी लोकेशन होती है। अब ये लोकेशन ये आपके मौसम के अनुसार, ठीक है जी, चाहे वहाँ पर गर्मी है सर्दी है, उसके अनुसार ये लोकेशन इसकी चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के आसपास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर पछुआ पवनों की हम यहाँ पर विशेषताएं जान लेते हैं कि भाई पछुआ पवनों की विशेषता क्या, हम यहाँ पर जान चुके हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। अब हम जान लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए भू घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन इनके चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताए थे वो मैंने आपको बताए थे कि जो हवाएं हैं, हवाएं कोरियोलिस बल के कारण नॉर्थ के अंदर ये मुड़ जाती है राइट की तरफ और यहाँ पर मुड़ जाती है लेफ्ट की तरफ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों ही हेमिस्फेयर के अंदर जो हवाएं ये पश्चिम की दिशा की ओर जाती हैं, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लाइज विंड्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक नियम्स आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है जी। तो फिर अब देखिए, अब जो हवाएं जो यहाँ पर मुड़ रही है, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पर लोकेशन बताने वाला हूँ। पहले मैं बताऊंगा आपको नदर्न हेमिस्फीयर की, फिर बताऊंगा सदर्न की। तो पहले जान लेते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर की ओर ये मुड़ती है। तो देखिए ये आपको उत्तरी गोलार्ध में ये मुड़ती है दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है जी। अब देखिए इनकी यहाँ पर जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं जो मुड़ती हैं, ये मुड़ती हैं दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि दक्षिण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, ठीक है जी। ये मुड़ती है साउथ से वेस्ट की ओर, ठीक है जी। इसकी जो डायरेक्शन होती है नदर्न हेमिस्फीयर में वो होती है साउथ वेस्ट की ओर। अब जरा हम यहाँ पर जान लेते हैं कि भाई सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन क्या है। देखिए दोनों ओके, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम। अब जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो लोकेशन है वो है उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की ओर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की ओर इसकी क्या है यहाँ पर लोकेशन है। तो देखिए अगर आप इन दोनों में अगर आप समानताएं देख रहे होंगे तो देखिए ये नॉर्थ की तरफ मुड़ रही है साउथ और वेस्ट की ओर, और सदर्न हेमिस्फीयर में मुड़ रही है कहाँ से, नॉर्थ और वेस्ट की ओर। तो इसमें जो सिमिलैरिटी है वो है वेस्ट की ओर, देखिए यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, इन दोनों के अंदर, इन दोनों हेमिस्फीयर के अंदर आपको ये सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको वेस्टर्लाइज विंड्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है जी। तो फिर मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि कोरियोलिस बल के कारण नदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ वेस्ट की ओर, ठीक है जी, SW। और जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो इसकी जो वेस्टर्लाइज विंड की जो एक्यूरेट जो डायरेक्शन होती है वो होती है NW, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक है जी। अब आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्लाइज विंड्स और नॉर्थ में कहाँ मुड़ती है और साउथ में कहाँ मुड़ती है। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने के कारण यह पवनें शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर वर्षा करती है। चलिए देखिए आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। देखिए होता क्या है, ऐसा एरिया जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पड़ता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर मान के चलिए 35 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास अगर यहाँ पर टेम्परेचर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो हवाएं होंगी वो क्या होंगी, काफ़ी गर्म हवाएं होंगी। अब देखिए जो गर्म हवाओं का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी जिनमें जो चरित्र होता है वो कैसे होता है कि गर्म हवाओं के अंदर क्षमता होती है ज़्यादा से ज़्यादा जल को धारण करने की, यानी कि जो हमारी जो गर्म हवाएं होती हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वाटर को काफ़ी मात्रा में ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है जी। यानी कि देखिए जितनी ज़्यादा वाटर को अडॉप्ट यानी कि एब्जॉर्ब जो गर्म हवाएं कर सकती हैं वो ठंडी हवाएं नहीं कर सकती। तो देखिए जितनी भी ज़्यादा जो वर्षा होती है वो हमेशा गर्म हवाओं की वजह से ही होती है, क्योंकि गर्म हवाएं ज़्यादा से ज़्यादा जल को
धारण कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अब देखिए होता क्या है, जब ये गर्म हवाएं जब ये ठंडे अक्षांशों तक आती हैं तो ये गर्म हवाएं पूरी तरीके से पानी से भर जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर जो पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जब ये हवाएं जब ये ट्रैवल करके जब ये महाद्वीपों पर आती हैं, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, इन कॉन्टिनेंट्स पर आती हैं, तो जिसकी वजह से ये हवाएं यहाँ पर पूरे साल भर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। यहाँ पर रेनफॉल जो होता है ये इन गर्म हवाओं के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये जगहें कौन कौन सी हैं, ये है पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी कनाडा या फिर दक्षिण पश्चिम चिली। तो इन जगहों पर क्या होती है, वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पर जो हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पछुआ पवनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेस्टर्लाइज विंड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के विशाल स्थल खंडों की उपस्थिति के कारण इन पवनों की पश्चिमी दिशा में विकार पड़ता है। अब देखिए जरा आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं की जो डायरेक्शन कहाँ चेंज नहीं होती, ये नहीं होती ओशन के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि समुद्र के अंदर इन हवाओं के लिए बैरियर्स बहुत कम पड़ते हैं, यानी कि जो अवरोधक होते हैं, है ना, अवरोधक जैसे जो वस्तुएं हैं ये काफी यहाँ पर कम होते हैं। यहाँ पर आपको एकदम प्लेन एरिया देखने को मिलता है और हवाएं एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर बहती रहती हैं। लेकिन इन हवाओं की डायरेक्शन में जो दिक्कतें जो पड़ती हैं वो पड़ती है जहाँ पर ये ओशन खत्म होते हैं और क्या शुरू होते हैं, महाद्वीप शुरू होते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स पे बहुत सारे बैरियर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, या फिर जहाँ पर पहाड़ नहीं भी है तो वहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, अवरोधक होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स बोलते हैं। अब जैसे ही महाद्वीपों की हम बात करते हैं तो महाद्वीपों पर हमें काफी सारे बैरियर्स देखने की वजह से इनकी ये जो डायरेक्शन होती है, ठीक है जी, इनकी ये जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन क्या होती है, इस डायरेक्शन में बाधा पड़ती है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण इनका प्रवाह अस्थिर तथा अनिश्चित होता है। अब देखिए, अब पहला तो हमने यहाँ पर जो बैरियर्स की बात करी वो बैरियर्स के महाद्वीप, ठीक है जी। अब जब बाद में भी इनके जो बैरियर्स, अगर हम दूसरे बैरियर्स की बात करें तो वो होते हैं चक्रवात। चक्रवात के आ जाने के कारण, यानी कि साइक्लोन के आ जाने के कारण इन हवाओं की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली या फिर क्या बोलते हैं, स्टेबल नहीं होती है, अस्थिर हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में के अधिक विस्तार के कारण इनके मार्ग तथा गति में कोई अवरोध नहीं होता और वहां यह अधिक नियमित तथा तीव्र होती है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर जो बात करते हैं नदर्न हेमिस्फीयर की, है ना, हम बात करते हैं यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर की। अब देखिए, अगर आप मैप में देखेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर काफी मात्रा में आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। बल्कि अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें ज्यादा कॉन्टिनेंट्स देखने को नहीं मिलते। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, नदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध पे यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर पे महासागरों का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर होता क्या कि हवाओं को ट्रैवल करने में ज्यादा समस्या नहीं होती है, जिस वजह से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो एक नियमित गति, ठीक है जी, एक नियमित गति और साथ में एक नियमित दिशा में ये साल भर ये फ्लो होता है। तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में हमें ज्यादातर बैरियर्स देखने को नहीं मिलते। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी महासागर में 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच होता है। तो इसमें तो आपको कुछ ज्यादा बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो हमारे जो पछुआ पवने हैं जिसको हम वेस्टर्लाइज विंड्स बोलते हैं, इनका सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, ये होता है 40 डिग्री से लेके 65 डिग्री अक्षांश तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, फिर यहाँ पर यह पवने बहुत तीव्र गति से चलती हैं, जिसके कारण इन्हें बहादुर पछुआ पवने भी बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि देखिए, हम यहाँ पर दक्षिण की बात कर रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हवाओं के लिए कोई बैरियर्स नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, काफी तेज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन पवनों को क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है ब्रेव वेस्ट विंड्स,
यानी कि हिंदी में बहादुर पछवा पवन इसको बोला जाता है। इनके और भी नाम है, जैसे कि इसका जो नाम है गरजता चालीसा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोरिंग फोर्टिस बोलते हैं। इसको गरजता हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हवाएं चलती है तो हवाओं से काफी शोर मचता है, जिसकी वजह से इसको इस तरह का नाम दिया गया। अब इसका जो नेक्स्ट जो नाम है वो है प्रचंड पचासा। ठीक है, तो देखिए ये जो जितने भी जो नाम जो रखे गए हैं वो साइंटिफिक बेस पे नहीं रखे गए हैं, बल्कि वहां पर जो नाविक होते हैं, है ना, जो उस टाइम के जो पहले जो नाविक हुआ करते थे, नाविक किसे बोलते हैं, जो जहाज चलाते या फिर छोटे मोटे जो नौकाएं चलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं। तो ये नाविक में ही इन सबके यहाँ पर नाम रखे हुए हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवीय पवन, जिसको इंग्लिश से हम बोलते हैं पोलर विंड्स। चलिए फिर जानते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए ये रहा हमारा ग्लोब। तो जैसे कि आपको मालूम है ये है हमारा इक्वेटर, जो कि ये है 0 डिग्री पर। इसके ऊपर वाला ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाला हिस्सा है साउथ हेमिस्फीयर। तो देखिए जो पोलर हाई प्रेशर जो बेल्ट है वो है आपकी इस तरफ। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पोलर हाई प्रेशर का ये वाला हमारा पार्ट है। और ये जो हवाएं हैं ये हवाएं चलती कहाँ की ओर है, ये स्टार्ट होती है इस वाले एरिया से स्टार्ट होती है, यानी कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और ये जाती कहाँ पर है, ये जाती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की और ये हवाएं आती हैं। अब देखिए इन हवाओं की जो खासियत क्या होती है कि ये हवाएं पोलर से आती है, जिसकी वजह से इन हवाओं का टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है जी, ये हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। और जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं वर्षा नहीं करवा पाती। ठंडी हवाएं वर्षा क्यों नहीं करवा पाती, इसका कारण ये है क्योंकि ठंडी हवाएं पानी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। देखिए जो गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाएं पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ठंडी वायु पानी को बहुत ही कम एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है जी। अब देखिए अब हम यहाँ पर एक और प्रिंसिपल को जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर पे जो कोरियोलिस जो बल है उसकी वजह से हवाएं मुड़ती हैं राइट की ओर। और यहाँ पर जो हवाएं, जो हम सदर्न की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो सदर्न में हवाएं मुड़ती हैं लेफ्ट की ओर। तो फिर चलिए जानते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में एक्यूरेट यानी कि जो हवाओं की जो डायरेक्शन है वो एक्यूरेट कितनी है। ठीक है जी। सदर्न में भी हम जानते हैं कि यहाँ पर हवाएं कहाँ की ओर मुड़ती हैं। तो देखिए जो हवाएं हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है जी। और दक्षिण में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।